नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी को का आपकी अपनी CDP की क्लास में। दोस्तों, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में अवस्थाएं खत्म की हैं। अवस्थाओं का बहुत ही से डिटेल में हमने पढ़ा था। हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अलग अलग नाम, विशेषताएं, शिक्षा का स्वरूप और परिभाषाएं, लगभग इतने नाम और इतनी विशेषताएं पढ़ डाली है कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से दें जहाँ से ये बच्चा फंस जाए। आपने अगर पूरा अवस्था पढ़ा है तो आपसे मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। चलिए, ये हुई बात अपने पिछले लेक्चर्स की। जिसको देखना है वो अपने वीडियो के प्ले लिंक आई बटन यहाँ पे आ रही होगी, वो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप वीडियोस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। डिटेल वीडियोस, एक टॉपिक वाइज वीडियोस स्ट्रक्चर पढ़ा है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हुआ हो। यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, तो जिन्हें देखना है वो जाकर देख सकता है। कोई कमी, कोई दिक्कत लगे, कोई आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए, जिसको हम रेगुलर अपडेट करते हैं, रेगुलर देखते हैं। अगर कोई इशू आता है तो आपकी आगे के जो वीडियोस बनेंगे उनमें वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। अपनी आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने समझा तो सीटेट में कम से कम 3 नंबर, यूपी टेट में 2 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं। और वो टॉपिक है जो बहुत ही रहस्यमयी टॉपिक, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इसको समझने के लिए, पर मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपको इससे ना जूझना पड़े कभी भी। हम आज पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, assessment as learning, यही तो कॉन्सेप्ट है जो हम सबसे पहले समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं वो आपका शुरू करते हैं हम असेसमेंट एज लर्निंग से। अधिगम के लिए आकलन बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन। आप सभी भी आज नोट्स मत बनाइए, बहुत ध्यान से लेक्चर देखिए। आई होप आज के बाद आपको कभी भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। चलिए शुरू करते हैं, हम अपना इस टॉपिक को समझते हैं कि क्या होता है अधिगम के लिए आकलन। देखिए, अधिगम के लिए आकलन का जो एक कोड वर्ड हमने बना के रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कोड वर्ड। के दौरान, कॉमा, के पहले। देखिए, दो बातें हैं। अधिगम के लिए आकलन की बात जब हम करते हैं कि जब अधिगम के लिए आकलन हो रहा होता है तो दो बातें होती हैं कि या तो उसे के दौरान जब अधिगम होगा तो जो हमारा कुछ जो कार्य हो रहा होता है वो या तो चल रहा होगा या तो उस कार्य के पहले होगा, तो वो आकलन अधिगम के लिए आकलन होगा। ये बात हुई बहुत डीप, बहुत बेसिक सी। देखिए, होता क्या है जब अधिगम के लिए आकलन की हम बात करते हैं तो पहली चीज यहां पर शिक्षक, मतलब जो आपका टीचर है, जो शिक्षक है, यहां पर देखिए शिक्षक, शिक्षक और छात्र दोनों के दोनों सक्रिय रहते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं अधिगम के लिए आकलन में। देखिए, शिक्षा अधिगम के दौरान विद्यार्थी की रुचि, पूर्व ज्ञान, मानसिक क्षमता, बौद्धिक स्तर, कमियां, जरूरतें आदि को जान लेना, ताकि इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सिखाया जा सके, अधिगम के लिए आकलन है। मतलब मतलब के पहले यही से टॉपिक क्लियर होता है कि बालक की रुचियां कहां है, वो किस लेवल तक सीख सकता है, उसका
प्रीवियस नॉलेज क्या है उस टॉपिक के बारे में, उसकी आईक्यू लेवल क्या है, उसके अंदर कमियां क्या हैं। अगर हम इन बातों के बारे में जान लेते हैं तो ये होता है पढ़ाने से पहले। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं ये मिल जाए कि हम बालक के बारे में ये चीजें पता कर लेते हैं अधिगम देने से पहले, तो क्या है वो, तो वहां से आपको सीधा आंसर उठाएंगे, अधिगम के लिए आकलन है। शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण समाधि आदि बालक के अनुकूल बनाया जा सके, यह उद्देश्य होता है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए जो आकलन किया जाता है उसका यह उद्देश्य होता है कि हम शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री जो भी हो वो बालक के अनुरूप बनाया जा सके। अधिगम के लिए आकलन का दूसरा नाम है रचनात्मक आकलन या सुधार के लिए आकलन। देखिए, रचनात्मक आकलन या सुधार के लिए यह आकलन इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि होता क्या है कि जब इसको किया जाता है तो यह समस्या के दौरान या तो हो जाता है और या तो समस्या के पहले हो जाता है, अधिगम के पहले होता है। अगर किसी चीज को हम अधिगम के पहले, बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है, अगर हम उसके पहले ही उसकी कमियां जान लेंगे तो वो सुधार तो वहां पर हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना, हम वहां पे सुधार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए इसे अधिगम के लिए आकलन कहा गया है, के दौरान के पहले। सीटेट का एक क्वेश्चन आया था कि क्रिस्टीना एक अध्यापिका है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस एग्जांपल में ही राज छुपा है पूरा, इसको समझने का पूरा एक वही क्वेश्चन था। क्रिस्टीना एक अध्यापक है जो पिकनिक से लौटते वक्त बच्चों से उनके अनुभवों के बारे में चर्चा करती है। यहां पर क्या है, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन या अधिगम के रूप में आकलन, क्या है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हम पिकनिक से लौट रहे थे, सबने वहां पे आंसर लगाया कि यह अधिगम का आकलन होगा। बहुत गलत आंसर वहीं पे आपका हो गया। हम पिकनिक से लौट रहे थे, रास्ते में भी बहुत सारे अनुभव हमको मिल रहे थे, अभी तो हमारी पिकनिक खत्म नहीं हुई थी ना, पिकनिक चल रही थी, यानी कि के दौरान हम कुछ सीख रहे थे, हमारे अनुभवों पर चर्चा हो रही थी, तो के दौरान हो रही थी। तो वहीं से ये चीज क्लियर होती है कि अधिगम के लिए आकलन, जब तक कोई चीज खत्म ना हो जाए, जब तक हमारा अधिगम खत्म ना हो जाए तो हमारा तब तक होता है अधिगम के लिए आकलन। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी कि क्या होता है अधिगम के लिए आकलन। देखिए, बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत इस पे घंटों का लेक्चर लिया जा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम टाइम में इसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया जा सके। देखिए, पहली बात, इसमें शिक्षक, समराइज करते हैं इसको हम, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भूमिका सक्रिय होती है। अधिगम के लिए आकलन में दोनों की भूमिका सक्रिय होती है। साथ ही साथ अगर अधिगम देने से पहले बालक को अगर हम उसके बारे में जानते हैं, क्वेश्चन में कहीं ऐसा मिलता है तो के पहले, या फिर अधिगम खत्म ना हुआ हो, चल रहा हो, तब तक भी हम के दौरान अगर आता है तो इसका कोड वर्ड है, जिसने ये कोड वर्ड भाप लिया कि ये कहां पे है क्वेश्चन में, उसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है। क्रिस्टीना का एग्जांपल बेस्ट था जो मैंने आप सभी को दिया। आई होप अधिगम के लिए आकलन आपको समझ में आया होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अधिगम के रूप में आकलन, क्या बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं अधिगम के रूप में आकलन। क्या होता है अधिगम के रूप में आकलन? असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो क्या होता है असेसमेंट एज लर्निंग? कि जब अधिगम के लिए अगर आकलन के बिंदु में अगर शिक्षक की जगह विद्यार्थी खुद का आकलन करे, अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। अगर विद्यार्थी स्वयं का आकलन करे तो वो होता है अधिगम के रूप में आकलन। तो इसे अधिगम के रूप में आकलन समझा जा सकता है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो हर जगह आपको देखने को मिलता है कि विद्यार्थी की जगह कोई भी हो, एक बावर्ची खाना बनाते समय खाने को निकालकर चखता है। आपने भी देखा होगा जब आप चाय की दुकान पे जाते हो, चाय वाला हल्की सी चाय निकालेगा, हाथ में हाँ सर चाय एक नंबर है, फिर वो चाय देता है। ऐसे जो शेफ लोग होते हैं वो खाना जब बनाते हैं तो पहले से थोड़ा सा खाना निकाल के खुद चखते हैं। शेफ तो फिलहाल ऐसे चखता है, तो जब वो चख लेता है तभी खाना परोसता है। तो वहां पर क्या हो रहा होता है? वहां हो रहा होता है आपका अधिगम के रूप में आकलन। क्या हो रहा होता है? अधिगम के रूप में आकलन। देखिए, सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत होती है वो होती है अधिगम के लिए आकलन में। अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम का आकलन समझना बहुत आसान है। तो
आई होप आप सभी को क्लियर हो गए। सिर्फ देखिए अधिगम के लिए आकलन, मैं फिर बता रहा हूं कि अधिगम के लिए आकलन हमको क्लियर करना था। सबसे ज्यादा बच्चे वहीं आके कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है अधिगम के लिए आकलन। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, अधिगम के लिए आकलन में दो शब्द याद रखने हैं, कुछ नहीं करना है, लंबी चौड़ी कोई डेफिनेशन नहीं याद करनी है। अधिगम के लिए आकलन अगर आपको याद रखना है, दो शब्द पकड़िए, के दौरान, दूसरा शब्द के पहले। यही हमारा कोड वर्ड रहने वाला है, के दौरान और के पहले। अगर कहीं भी क्वेश्चन में के दौरान की बालक समस्या किसी चीज का सामना कर रहा है, कोई चीज ऐसे ऐसे कर रहा है और उस समय उसको ये होता है, तो क्या हो रहा है, चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, उस दौरान हो रहा है, उस दौरान हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन होगा। ठीक है, क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन। वही अगर समस्या के पहले ही हम किसी चीज को आग रहे हैं तो भी वहां पर क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन। सबसे ज्यादा बच्चे कॉम्प्लिकेट होते हैं अधिगम के लिए आकलन में, इसीलिए मैंने फिर से रिपीट किया। क्रिस्टीना का एग्जाम्पल बेस्ट था कि बच्चे लौट रहे थे, बच्चे पिकनिक से लौट रहे थे, तो क्या उसमें क्या था, तो उसमें अधिगम के लिए आकलन हो रहा था। अधिगम के रूप में आकलन फिर से मैं बता दूं कि यहां पर क्या होता है, बालक का स्वयं का असेसमेंट करता है कि जो चीज मैंने की है क्या वो परफेक्ट है, क्या वो सही है चीज है, या उसमें कोई दिक्कत है। तो यह हुआ आपका अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है कि शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर जब बालक का जो शैक्षिक सत्र होता है वो जब समाप्त हो जाता है तो हम जो उसका एक इवैल्यूएशन करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबमिटिव असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो होता है सबमिटिव असेसमेंट। साल के अंत में बालक का एक पेपर लिया जाता है, साल के अंत में बालक का एक पेपर लिया जाता है जिसको वार्षिक परीक्षा बोलते हैं। तो वही होता है आपका अधिगम का आकलन कि आपका जो शिक्षक की ड्यूटी होती है, यहां पर शिक्षक बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता, मतलब बालक बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। यहां से पूरा का पूरा दायित्व जो है वो शिक्षक के ऊपर आ जाता है कि वो बालक का कैसा आकलन करना चाहता है। ये पूरे के पूरी बात निर्भर करती है अध्यापक पे। किस पर निर्भर करती है, एक अध्यापक पर यह बात निर्भर करती है कि वो बालक का आकलन कैसा करता है। मतलब जब आपका जो अधिगम का कार्य होता है वो समाप्त हो चुका होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक आकलन करते हैं उसका कि आपने क्या सीखा, ये होता है अधिगम का आकलन। अधिगम, मैं फिर से कह रहा हूं, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन थोड़ा आसान पड़ता है, बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन अधिगम के लिए आकलन टफ पड़ता है और उसके लिए आपको कोड वर्ड बना के रखना है, के दौरान और के पहले। अगर बात कहीं पर भी वार्षिक परीक्षा की होती है, अगर कहीं पर बात होती है क्षेत्र भ्रमण से वापस आने पर, जब प्रश्न पूछते हैं क्षेत्र भ्रमण वापस आने पर, रास्ते में नहीं पूछते हैं, क्षेत्र भ्रमण से वापस आने पर, जब अगले दिन आप क्लास में पहुंचते हैं क्षेत्र भ्रमण खत्म हो गया, तब वो होगा आपका अधिगम का आकलन। आई होप इस एग्जाम्पल से आप सभी को ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो प्लीज बताएं, हम फिर से इसको एक बार समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हार नहीं माननी है, भटकना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। मैं स्पेशल क्वेश्चंस लेके आऊंगा ये, क्योंकि ये फिक्स है कि यहां से आपके 2 नंबर या 3 नंबर सीटेट में और 2 नंबर यूपीटेट में कवर होने हैं। तो इस पे हम एक स्पेशल क्वेश्चन सीरीज 10 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आएंगे, सिर्फ इसी चीज को समझेंगे, क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे और देखेंगे कि जो हमने ट्रिक बताई थी क्या वो काम में आती है या नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। देखिए हम बात कर रहे हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन की, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन को हम और क्या कहते हैं, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन को हम कहते हैं, विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है उसको हम कहते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ये होता है आपका SBA, आपका SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसको बोलते हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन।
जो एनसीएफ 2005 आया उसमें स्व केंद्र प्रणाली एवं विद्यालय आधारित आकलन की बात की गई। किसकी बात की गई? स्व केंद्र प्रणाली की बात की गई और विद्यालय आधारित मूल्यांकन की बात की गई। उसमें बताया गया कि बालक जब किसी भी एक्सटर्नल सेंटर पे जाता है तो कहीं ना कहीं वो नए माहौल में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका पेपर खराब हो जाता है। उसने कहा कि एक कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है, एक कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन सतत आकलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने विद्यालय में ही संभव हो सकता है। और किसी के विद्यालय में आप गए, आप रटू तो देखते 4 लाइन लिख के आ गए, उससे बालक का एक पूर्ण आकलन नहीं हो सकता है। तो सतत आकलन सिर्फ अपने विद्यालय में हो सकता है। यह बात कही है स्कूल बेस्ड असेसमेंट में एनसीएफ 2005 ने। तुरंत प्रतिपुष्टि सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन में संभव है। मींस जो फीडबैक है, तुरंत जो फीडबैक हम बालक को मिलता है, जो तुरंत फीडबैक मिलेगा, उससे होगा क्या कि बालक में सुधारात्मक कार्य बहुत ही तेजी के साथ होगा। बालक अपने अधिगम को बहुत ही जल्दी सुधार सकता है। इस वजह से जो बहुत तेजी के साथ सुधार कार्य अगर कराना है तो फिर हमें जाना पड़ेगा विद्यालय आधारित मूल्यांकन में। जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनका जो मूल्यांकन होता है, जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनका मूल्यांकन कब होता है? भाई साल के अंत में होता है। तब तक आप सब कुछ खो चुके होते हैं। अब सिर्फ आपका आकलन किया जा सकता है। अब आपके हाथ में नहीं रह गया कि आप कुछ पा सके। आप पास है तो पास, आप फेल है, आपने साल भर पढ़ाई की तो ठीक है, नहीं की तो अब आप फेल। आपको सुधार का कोई मौका नहीं रह जाता है। लेकिन जब आपका सतत आकलन होगा, आपका हमेशा एक इवैल्यूएशन चला करेगा, टीचर आपको गाइड करेगा, आपका क्लास टेस्ट होता रहेगा, तो आपके अंदर जब आप फेल होंगे तो आपके पास सुधार करने के कई मौके आते हैं। तो ये हो रहा आपकी स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात। एक बात और जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि वाई परीक्षकों की जब एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं तो बच्चा काफी हद तक डरा हुआ महसूस करता है कि पता नहीं कैसे एग्जामिनर आएगा, क्या पूछेगा। उस चक्कर में बच्चा इतना टेंशन में आ जाता है कि उसको जो कुछ भी आता भी है वो भी भूल जाता है जो उसे पहले से आ रहा होता है। तो भय मुक्त वातावरण जो होता है, भय मुक्त वातावरण इसी को बोलते हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, एक भय मुक्त वातावरण हो जाता है। तो भय युक्त वातावरण वहां बनता है और भय मुक्त वातावरण यानी कि डर से बच्चा बिल्कुल डरा हुआ नहीं रहता है, बिल्कुल फ्री महसूस करता है अपने आप को। एक नॉर्मल डेली लाइफ उसका बन चुका होता है उसका विद्यालय, तो वहां पर वो फ्री होकर सभी क्वेश्चंस के आंसर करता है। तो भय मुक्त वातावरण बालक सिर्फ अपने विद्यालय में पाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर का कोई प्रेशर नहीं होता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में तुरंत फीडबैक मिलता है जिसकी वजह से बालक में सुधार हो सकता है। सतत आकलन सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन में संभव है। सतत मूल्यांकन सिर्फ मतलब कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ विद्यालय आधारित मूल्यांकन में शामिल है। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, चार के चारों पॉइंट्स। आई होप आप सभी को बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया है, अभी भी नहीं समझ में आया है, तो हम इसे और बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन इससे हार नहीं माननी है। इसको बहुत अच्छे से समझना है। हालांकि मैंने बेस्ट कोशिश कर दी है आपके लिए। नहीं समझ में आता है तो फिर कुछ और एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, बार बार घुमा के देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आप लोग घर पे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।